तो हेलो स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ड्रग्स यूज फॉर शॉक। तो सबसे पहले जानते हैं कि शॉक क्या होता है, उसके बाद हम देखेंगे कि उसके लिए कौन सा मेडिसिन हम यूज कर सकते हैं। तो चलो सबसे पहले जानते हैं शॉक क्या होता है। तो जो शॉक होता है एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस होता है, बहुत डेंजरस कंडीशंस होता है जिसमें हमारे जान जाने की भी प्रोबेबिलिटी रहता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि इसमें होता क्या है। जो इसमें बेसिकली क्या होता है, जो हमारा ऑक्सीजन सप्लाई होता है वो क्या हो जाता है, घट जाता है। तो कहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई घटता है, हमारी टिश्यू में। जो टिश्यू में ऑक्सीजन सप्लाई होता है वो घट जाता है। टिश्यू में घटेगा दैट मींस हमारे ऑर्गन्स में भी घटेगा। तो टिश्यू में ऑक्सीजन सप्लाई घटने की वजह से क्या होता है, जो टिश्यू परफ्यूजन होता है वो घट जाता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि टिश्यू परफ्यूजन क्या होता है। टिश्यू परफ्यूजन हम उसी को बोलते हैं कि मान के चलो जितने अमाउंट ऑफ द ऑक्सीजन टिश्यू में पहुंचना चाहिए था उतने अमाउंट ऑफ द ऑक्सीजन क्या होगा, टिश्यू में नहीं पहुंचेगा। और उसी के कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, टिश्यू परफ्यूजन। तो टिश्यू परफ्यूजन की वजह से क्या होता है, सेल डेथ होना स्टार्ट हो जाता है। तो सेल डेथ होगा तो उसकी वजह से क्या होता है, ऑर्गन भी डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है। और इसी कंडीशंस को हम क्या बोलते हैं, शॉक बोलते हैं। तो चलो एक एक चीजों को हम बारी बारी से देखते हैं। देखो, शॉक इज ए लाइफ थ्रेटनिंग मेडिकल कंडीशन। मैंने क्या बोला, शॉक एक टाइप का लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है जिसमें हमारा जान भी जा सकता है। कैरेक्टराइज बाय द ऑक्सीजन सप्लाई, द ऑक्सीजन सप्लाई साइट, ऑक्सीजन सप्लाई क्रिटिकल रिड्यूस इन ब्लड फ्लो इन द ऑर्गन्स एंड टिश्यूज में। बेसिकली क्या होता है, जो हमारे ऑर्गन में ब्लड फ्लो होता है वो क्या हो जाता है, घट जाता है। तो हमेशा याद रखना, जितना क्या होगा, ब्लड फ्लो कहां पे बढ़ेगा, ऑर्गन्स में क्या होगा, जितने भी ब्लड फ्लो, जितना अमाउंट ऑफ द ब्लड फ्लो बढ़ेगा ऑर्गन्स पे उतना क्या होगा, ऑक्सीजन सप्लाई भी क्या होगा, बढ़ेगा। और जितना ब्लड फ्लो घटेगा ऑर्गन्स में उतना ऑक्सीजन सप्लाई भी क्या होगा, घटेगा। कहाँ पे, ऑर्गन में। क्योंकि हमें पता है कि जो हमारी ऑक्सीजन सप्लाई होती है हमारी पूरी बॉडी में वो किसके थ्रू होती है, वो ब्लड की थ्रू होती है। तो देखो ऑक्सीजन सप्लाई घट गया तो उसकी वजह से क्या होता है, occur the body does not get proper amount of the oxygen supply। इसकी वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी में प्रॉपर अमाउंट ऑफ द ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाता। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, हाइपोऑक्सिया। हाइपो दैट मींस क्या है, लो, और ऑक्सिया दैट मींस ऑक्सीजन। तो लो ऑक्सीजन को हम बोलते हैं हाइपोऑक्सिया। ऑक्सिया दैट रिजल्ट द डिक्रीज द टिश्यू परफ्यूजन, जिसकी वजह से क्या होता है, टिश्यू परफ्यूजन जो क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। तो इसके बाद हम देखेंगे कि अगर टिश्यू परफ्यूजन डिक्रीज हो जाता है तो उसकी वजह से क्या क्या कंडीशंस हो सकता है हमारी बॉडी में। तो सबसे पहले तो हो सकता है ऑर्गन डैमेज हो सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है, ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, और पेशेंट क्या हो सकता है, अनकॉन्शियस हो सकता है। उसके बाद हम देखेंगे कि शॉक किस कारण की वजह से होता है, दैट मींस कॉज ऑफ शॉक। तो सबसे पहले आता है डिक्रीज ब्लड वॉल्यूम। अगर एक्सेसिव ब्लड वॉल्यूम हमारे बॉडी से निकल जाएगा तो क्या होगा, ब्लड वॉल्यूम निकलेगा, क्या होगा, ब्लड निकलेगा, ब्लड वॉल्यूम में निकलेगा तो उसके साथ क्या होगा, ऑक्सीजन भी निकलेगा। तो क्या होगा, इस कंडीशन में शॉक हो सकता है। उसके बाद एक्सेसिव लॉस ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड भी निकलेगा तभी हो सकता है। हिमोरेजिक कंडीशंस में हो सकता है। हिमोरेजिक वो कंडीशंस होता है जहां पे क्या होता है, हमारी हमारी क्या होता है, एक्सेसिव ब्लड लॉस हो जाता है, ठीक है, उसे हिमोरेजिक कंडीशंस बोलते हैं। उसके बाद सेवरल बर्न होने की वजह से अगर फ्लूइड निकल जाता है तो उसकी वजह से होता है। एलर्जिक रिएक्शन दैट मींस क्या होता है, इचिंग होता है, बर्निंग होता है, ठीक है। तो उसके वजह से अगर क्या होता है, फ्लूइड हमारी बॉडी से निकल जाता है तब भी शॉक होने के कंडीशन रहता है। उसका डिहाइड्रेशन, ज्यादा अमाउंट में अगर वाटर बॉडी से निकल जाएगा, डायरिया की कंडीशन में क्या हो सकता है, फ्लूइड निकल जाता है बॉडी से, तो इस कंडीशन में भी शॉक हो सकता है। तो बेसिकली हम देखते हैं शॉक कितने टाइप का होता है। बेसिकली मेन जो शॉक बेसिकली 4 टाइप का होता है। जो सबसे पहला होता है जैसे हम बोलते हैं हाइपोवॉलेमिक शॉक, दूसरा को हम बोलते हैं कार्डियोजेनिक शॉक, और थर्ड को बोलते हैं एनाफाइलेक्टिक शॉक, और फोर्थ को हम बोलते हैं सेप्टिक शॉक। तो चलो एक एक शॉक को बारी बारी से देखते हैं। तो सबसे पहले आता है हाइपोवॉलेमिक शॉक। तो वर्ड में क्या छुपा है, हाइपो और क्या है, वॉलेमिक। तो हाइपो दैट मींस क्या जानते हैं, कम हो जाना, वॉल्यूमिक दैट मींस वॉल्यूम। तो किसका वॉल्यूम, ब्लड का वॉल्यूम जब कम हो जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, हाइपोवॉलेमिक शॉक। जब हमारी बॉडी में क्या है, ब्लड का अमाउंट कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है या लॉस हो जाता है, उसी का हम बोलते हैं हाइपोवॉलेमिक शॉक। तो सबसे पहले जानते हैं कि हाइपोवॉलेमिक शॉक किस तरह से होता है। जब हाइपोवॉलेमिक शॉक की वजह से क्या होता है, जब लो ब्लड वॉल्यूम हो जाता है हमारी बॉडी में, उसके वजह से क्या होता है, जो वेनस रिटर्न होता है वो क्या हो जाता है, घट जाता है। तो सबसे हर चीज को समझेंगे, पहले देख लो वेनस रिटर्न जो होता है वो क्या होता है, वो क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। वेनस रिटर्न डिक्रीज होगा तो क्या होगा, जो कार्डियल आउटपुट होगा वो भी डिक्रीज हो जाएगा। तो कार्डियल आउटपुट डिक्रीज होगा तो क्या होगा, जो ब्लड सप्लाई होगा वो भी डिक्रीज हो जाएगा। अगर ब्लड सप्लाई डिक्रीज होगा तो उसके साथ साथ क्या होगा, ऑक्सीजन भी
सप्लाई भी घटेगा, तो उसको ही हम बोलते हैं हाइपोवोलेमिक शॉक। तो सबसे पहले जानते हैं कि हमारी बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो किस तरह से होता है। ये क्या होता है, हमारा क्या होता है, बॉडी मान के चलो, बॉडी से क्या होता है, वेन के थ्रू, ये है वेन, वेन के थ्रू क्या होता है, वेन के थ्रू जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या कहाँ पे जाता है, राइट आर्टरियम में जाता है। तो राइट आर्टरियम से कहा जाता है, राइट वेंट्रिकल में जाता है। फिर राइट वेंट्रिकल से कहा जाता है, वेन के थ्रू ये लंग्स में जाता है। फिर लंग्स में क्या होता है, ऑक्सीजन ऐड होता है। फिर क्या होता है, आर्टरी के थ्रू, ये क्या होता है आर्टरी, ये क्या होता है आर्टरी, और ये क्या है वेन। तो आर्टरी के थ्रू क्या हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या जाएगा, लेफ्ट आर्टरियम से कहा जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से कहा जाएगा, हमारी पूरी बॉडी में क्या होता है, पूरी ऑर्गन्स में क्या हो जाता है, हमारे ब्लड डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो इसको बोलते हैं सर्कुलेशन। किस तरह से ब्लड सर्कुलेशन होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, वेनस रिटर्न जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है। तो वेनस रिटर्न किसको बोलते हैं, देखो वेन के थ्रू जब क्या होता है, वेन के थ्रू ब्लड क्या हो जाता है, हमारे राइट आर्टरियम में आ रहा था, तो उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, वेनस रिटर्न। तो यहाँ से क्या हो रहा था, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ था, बॉडी से कहाँ जा रहा था, हार्ट में जा रहा था। तो ये कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये अगर कम हो गया, मान के चलो ये कम हो गया, ये घट गया, तो ये क्या फिर यहाँ से क्या होगा, जो फिर कहाँ जा रहा था ब्लड, लंग्स में जाएगा, तो ये भी घट जाएगा। तो लंग्स से कहाँ जा रहा था, ऑक्सीजन ऐड हो रहा था, फिर कहाँ जा रहा था, आर्टरी में जा रहा था, आर्टरी से थ्रू कहाँ जा रहा था, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो यहाँ पे कम हुआ, तो जो जो बॉडी जो कहाँ से, लंग से जो कहाँ जाएगा, हार्ट में जाएगा, तो वो भी तो घटेगा। तो क्या होगा, ब्लड का वॉल्यूम घटेगा। तो ब्लड का वॉल्यूम घटेगा तो साथ के साथ क्या होगा, ऑक्सीजन की वॉल्यूम भी घटेगा। तो ऑक्सीजन वॉल्यूम घटेगा, तो हमें पता है कि जो हार्ट का मसल्स होता है उसे हम क्या बोलते हैं, मायोकार्डियल मसल। तो मायोकार्डियल मसल्स को क्या है ना, कॉन्ट्रैक्शन के लिए क्या जरूरत पड़ेगा, हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगा। तो ऑक्सीजन ही घट गया तो क्या कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, तो कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा तो जो कार्डियल आउटपुट होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। कार्डियल आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा तो हमारी पूरी बॉडी में क्या होगा, ब्लड नहीं जाएगा। तो इसी कंडीशंस को हम क्या बोलते हैं, हाइपोवोलेमिक शॉक। और किस कारण से होता है, जब ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाता है, उसकी वजह से क्या होता है, वेनस रिटर्न हो जाता है। वेनस रिटर्न क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। इस पूरा प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, हाइपोवोलेमिक शॉक। तो आई होप समझ में आ गया होगा हाइपोवोलेमिक शॉक क्या होता है। उसके बाद हम देखेंगे, उसके बाद है कार्डियोजेनिक शॉक। तो कार्डियोजेनिक शॉक बेसिकली हार्ट के रिलेटेड कोई भी डिजीज हो, जैसे एग्जांपल मायोकार्डियल इन्फेक्शंस, हार्ट फेलियर और एंजाइना पेक्टोरिस, कोई भी कारण हो सकता है, उस हार्ट के रिलेटेड कोई भी डिजीज होता है, हो सकता है। उसकी वजह से क्या होता है, जो हार्ट का आउटपुट होता है, कार्डियल आउटपुट होता है, वो डिक्रीज हो जाता है। और क्या डिक्रीज हो जाता है, जो पेरिफेरल वास्कुलर रेसिस्टेंस होता है वो भी डिक्रीज हो जाता है। और क्या होता है, पेरिफेरल वास्कुलर रेसिस्टेंस समझ लेते हैं पहले। देखो ये क्या होता है, ब्लड वेसल्स होता है। ब्लड वेसल्स में क्या होता है, ब्लड फ्लो करता है। उसके अंदर क्या हो गया, मान के चलो प्लेग जम गया, ठीक है, या रेसिस्टेंस हो गया, ठीक है। तो ये जो रेसिस्टेंस बन रहा है उसे हम बोलते हैं पीवीआर, पेरिफेरल वास्कुलर रेसिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन। वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन क्या हो जाता है, जब ब्लड वेसल्स क्या हो जाता है, हमारा कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है, तो उसे हम बोलते हैं वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन। तो क्या होगा, इसके वजह से कार्डियल आउटपुट डिक्रीज हो जाता है, पेरिफेरल वास्कुलर रेसिस्टेंस बढ़ जाता है, कॉन्ट्रैक्ट वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है। तो इसके वजह से क्या होता है, जो हमारे ब्लड फ्लो होता है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। अगर ब्लड फ्लो डिक्रीज हो जाएगा तो हमें पता है क्या होगा, ब्लड सप्लाई भी डिक्रीज हो जाएगा। अगर ब्लड सप्लाई डिक्रीज होगा तो हमें पता है जो ऑक्सीजन सप्लाई भी क्या होगा, डिक्रीज हो जाता है। और इसी कंडीशंस को हम क्या बोलते हैं, कार्डियोजेनिक शॉक। आई होप समझ में आ गया होगा कार्डियोजेनिक शॉक। फिर हम थर्ड देखते हैं जिसे हम बोलते हैं एनाफाइलेक्टिक शॉक। तो एनाफाइलेक्टिक शॉक बेसिकली तभी होता है जब हमारी बॉडी में क्या होता है, हिस्टामिन रिलीज होता है। और हिस्टामिन रिलीज होने की वजह से क्या होता है, एलर्जिक रिएक्शन शो करते हैं। और एलर्जिक रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, एनाफाइलेक्टिक शॉक। तो देखते हैं बेसिकली किस तरह से होता है। सबसे पहले क्या होता है, हमारी बॉडी में केमिकल मैसेंजर, दैट मींस क्या होता है, हिस्टामिन रिलीज होता है। हिस्टामिन रिलीज होने की वजह से क्या होता है, वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन होता है। और वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन ये वाला प्रोसेस, ठीक है, वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन होगा तो ब्लड फ्लो भी क्या हो जाता है, घट जाता है। वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन में क्या होता है, जो ब्लड का फ्लो होता है वो रेसिस्ट हो जाता है, मतलब कम हो जाता है। ब्लड फ्लो कम होगा तो हमें पता है क्या, ऑक्सीजन सप्लाई भी क्या होगा, घट जाएगा। और इसी कंडीशंस को हम क्या बोलते हैं, एनाफाइलेक्टिक शॉक। आई होप समझ में आ गया होगा एनाफाइलेक्टिक शॉक। उसके बाद हम देखते हैं सेप्टिक शॉक। तो बेसिकली फोर्थ में आता है सेप्टिक शॉक। तो सेप्टिक शॉक बेसिकली होता है इन्फेक्शंस के कारण से। जब सेप्टिक शॉक याद आएगा तभी याद रखना कि इन्फेक्शन। तो बेसिकली क्या होता है, मान के चलो एनी कारण, किसी कारण से हमें क्या होगा, इन्फेक्शन हो गया। इन्फेक्शन की वजह से क्या होगा, हमारा जो वेनस रिटर्न मैंने पहले ही समझाया, ये वाला प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, वेनस रिटर्न। तो वेनस रिटर्न क्या होगा, डिक्रीज हो गया। वेनस रिटर्न डिक्रीज होने की वजह से क्या होगा, जो हमारा कार्डियल आउटपुट होगा वो भी क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। अगर कार्डियल आउटपुट डिक्रीज होगा तो हमें पता है क्या होगा, ऑक्सीजन जो सप्लाई हो रहा था वो भी डिक्रीज हो जाएगा। अगर ऑक्सीजन सप्लाई डिक्रीज होगा तो उसी कंडीशन का हम क्या बोलते हैं,
सेप्टिक शॉक। तो आई होप समझ में आ गया होगा हाइपोवोलेमिक शॉक क्या होता है, कार्डियक शॉक क्या होता है, हिस्टम और एनाफाइलेक्सिस शॉक क्या होता है, और सेप्टिक शॉक क्या होता है। तो चलो एक एक करके सारी चीजों को हम और एक बार देख लेते हैं। तो देखो हाइपोवोलेमिक शॉक, तो हाइपोवोलेमिक शॉक सिग्निफिकेंट लॉस ऑफ द ब्लड वॉल्यूम, जब हमारे ब्लड वॉल्यूम लॉस हो जाता है उसको ही हम क्या बोलते हैं, हाइपोवोलेमिक शॉक। और क्या होता है, फ्लूइड लीडिंग टू इनएडिक्वेट ब्लड वॉल्यूम, ब्लड सर्कुलेशन, जब क्या होता है ब्लड पूरी बॉडी में क्या होता है कम सर्कुलेट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोवोलेमिक शॉक। द कॉमन कॉज ऑफ द हेमोरेजिक्स, और क्या होता है सेवरल बर्न, डिहाइड्रेशन, डायरिया एंड फ्लूइड लॉस, इस कारण से क्या होता है बेसिकली हाइपोवोलेमिक शॉक होता है। क्या क्या कारण से, हेमोरेजिक कंडीशंस हो सकता है, डायरिया हो सकता है, डिहाइड्रेशन हो सकता है। उसके बाद आता है दूसरा आता है कार्डियोजेनिक शॉक। कार्डियोजेनिक समझ में आ रहा, कार्डियो दैट मींस हार्ट की रिलेटेड शॉक, किस कारण से, रिजल्ट फ्रॉम द हार्ट इनएबिलिटी टू पंप ऑफ द इनसफिशिएंट ब्लड, जब हार्ट क्या करता है ब्लड को पंप नहीं कर पाता, जिसे हम बोलते हैं CHF, जिसे हम बोलते हैं कंजस्टिव हार्ट फेलियर, जब क्या होता है ब्लड सही से अपने पंप नहीं कर पाता ब्लड को, तो उस कारण से क्या होता है कार्डियल शॉक होता है। और किसी कारण से होता है ड्यू टू द मायोकार्डियल इन्फेक्शन, ठीक है, हार्ट फेलियर, और क्या होता है मायोकार्डिया, और क्या होता है अरिथमिया, इस कारण से मतलब ये हार्ट की रिलेटेड डिजीज की वजह से क्या होता है कार्डियोजेनिक शॉक होता है, जिसकी वजह से क्या होता है इनएडिक्वेट कार्डियल आउटपुट एंड टिश्यू परफ्यूजन होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है थर्ड, जिसे हम बोलते हैं एनाफाइलेक्टिक शॉक। एनाफाइलेक्टिक शॉक तभी मैंने क्या बोला, एलर्जिक रिएक्शन ड्यू टू द सेवरल लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस होता है, जब एलर्जिक रिएक्शन व्हेन द ऑकर द रैपिडली एक्सपोज फ्रॉम द एलर्जन, जब एलर्जन दैट मींस क्या होता है हिस्टामिन हो सकता है, प्रोस्टाग्लैंडिन हो सकता है, ठीक है, वो जब क्या होता है हमारी बॉडी में रिलीज होता है तो क्या होता है एलर्जिक रिएक्शन शो करता है। तो इसके क्या करता है, इट कॉज इम्यूनो सिस्टम रिलीज द लार्ज अमाउंट ऑफ द हमारे इम्यून सिस्टम क्या करता है लार्ज अमाउंट केमिकल दैट मींस लीड टू सडन ब्लड फ्लो, केमिकल दैट मींस समझ सकते हैं हम ऑटोकॉइड दैट मींस हिस्टामिन, और हिस्टामिन जब रिलीज होता है तब क्या होता है सडनली क्या हो जाता है हमारे जब ब्लड का वॉल्यूम होता है वो क्या हो जाता है ब्लड का वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है, तो डिक्रीज होगा तो उसके वजह से क्या होगा हमारा ऑक्सीजन सप्लाई भी क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया। उसके बाद आता है सेप्टिक शॉक। तो सेप्टिक शॉक मैंने बोला इन्फेक्शन की वजह से, इट इज अ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन इज द रिजल्ट फ्रॉम द सेवरल इन्फेक्शन, किसके वजह से ऐसा होता है इन्फेक्शन की वजह से होता है। इट इज डेंजरस, ये क्या होता है कभी बहुत ज्यादा डेंजरस भी हो सकता है, इसकी वजह से क्या होता है हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है वो बहुत ज्यादा घट जाता है और एबनॉर्मल हो जाता है। तो आई होप समझ में आ गया होगा सेप्टिक शॉक, हाइपोवोलेमिक शॉक, कार्डियक शॉक और एनाफाइलेक्टिक शॉक। तो इसी की बेसिस पे हम ड्रग्स भी यूज करेंगे। तो चलो देखते हैं कि इसके लिए हम कौन सा ड्रग्स यूज करेंगे। तो सबसे पहले आता है सिंपैथोमाइमेटिक एमिन। सिंपैथोमाइमेटिक एमिन में कौन सा ड्रग्स यूज करते हैं हम, नॉरएफेड्रिन, एफेड्रिन, डोपामिन एंड डोब्यूटामिन यूज करते हैं। उसके बाद आइनोट्रोपिक में कौन सा ड्रग यूज करते हैं, डोब्यूटामिन और मिलेनोन। उसके बाद आता है उसके बाद कॉर्टिकोस्टेरॉइड में कौन से ड्रग्स यूज करते हैं, हाइड्रोकॉर्टिसोन्स और मिथाइल प्रेडनिसोलोन। उसके बाद ऑक्सीजन सप्लीमेंट भी हम यूज कर सकते हैं, जैसे नीजल हो गया, कैनल्स के थ्रू, मास्क के थ्रू और वेंटिलेशन के थ्रू। उसके बाद आता है कार्डियक ग्लाइकोसाइड, जिसमें हम कहते हैं डिजिऑक्सिन यूज करते हैं, डिजिटॉक्सिन यूज कर सकते हैं, डिजिटालिस, ठीक है। उसके बाद है ग्लाइकोजेन, तो ग्लाइकोजेन हम इंजेक्शन यूज करते हैं। तो चलो एक एक करके इसके बाद हम देखते एक एक करके फार्माकोलॉजिकल एक्शन, इंडिकेशंस, कॉन्ट्राइंडिकेशन एंड डोज के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले आता है तुम्हारा सिंपैथोमाइमेटिक एमिन। तो चलो इसका थोड़ा समझ लेते हैं पहले। सिंपैथोमाइमेटिक एमिन दैट मींस कौन सी कहां पे काम करेगा ये ड्रग, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में काम करेगा। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में अगर वो हार्ट में काम करेगा तो हमें क्या पता है ये क्या करेगा, इंक्रीज करेगा कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऑफ द हार्ट मसल। हार्ट की जो मसल्स होता है ये क्या करता है कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ा देता है, और कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ाएगा तो क्या होगा जो हमारा हार्ट रेट होगा वो बढ़ेगा, जो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन होगा वो बढ़ेगा, और क्या बढ़ेगा बीपी बढ़ेगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं इंक्रीज द हार्ट रेट को ही बोलते हैं पॉजिटिव क्रोनोट्रॉपिक इफेक्ट। इंक्रीज द फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कार्डियल कॉन्ट्रैक्शन, इसे बोलते हैं पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट। एंड ब्लड प्रेशर को भी क्या करता है ये इंक्रीज करता है, सिंपैथोमाइमेटिक एमिन। तो देखते हैं कहां कहां पे इस ड्रग्स को हम यूज कर सकते हैं। एक तो यूज करते हैं हमें सेप्टिक शॉक दैट मींस इन्फेक्शन हुआ, कार्डियोजेनिक शॉक हार्ट की रिलेटेड शॉक, एनाफाइलेक्टिक शॉक दैट मींस कौन से शॉक जो ड्रग्स क्या करते हैं हम एलर्जिक रिएक्शन में यूज करते हैं, और एक्यूट हाइपोटेंसिव स्टेट में भी यूज करते हैं। उसके बाद कॉन्ट्रा इंडिकेशन कहां पे यूज नहीं करेंगे। एक तो ट्रैकी एरिथमिया, जब हार्ट रेट बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ
तो नहीं करेंगे, क्योंकि जो ड्रग्स हम दे रहे हैं वो हार्ट रेट बढ़ाने का ही दे रहे हैं, तो दोनों एक साथ बढ़ेगा तो क्या सीवियर कंडीशन हो जाएगा। उसके बाद हाइपर सेंसिटिविटी और एलर्जी कंडीशन में एक कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। उसके बाद हम देखते हैं डोज, इसका कितना अमाउंट में डोज हम यूज करते हैं। सबसे पहले नॉर एपिनेफ्रिन यूज करते हैं 0.01 से 3 माइक्रोग्राम, ठीक है, और इसको यूज करेंगे हम आईवी में, आईवी इन्फ्यूजन, ठीक है, बोलस नहीं, इन्फ्यूजन जो सलाइन चढ़ता है, ठीक है। उसके बाद आता है एपिनेफ्रिन कितना यूज करते हैं 0.03 से 0.5, और इस किस में यूज करते हैं इंट्रामस्कुलर, और बेसिकली याद रखना एपिनेफ्रिन बेसिकली एनाफाइलेक्टिक शॉक के लिए यूज होता है। उसके बाद डोपामिन कितना 2 से 20 माइक्रोग्राम यूज करेंगे, और कहाँ पे यूज करेंगे आईवी इन्फ्यूजन में। उसके बाद डोपामिन कितना यूज करेंगे 2 से 20 माइक्रोग्राम, और कहाँ पे यूज करेंगे आईवी में यूज करेंगे। उसके बाद आइनोट्रोपिक, तो चल आइनोट्रोपिक को भी समझ लेते हैं। जो आइनोट्रोपिक ड्रग्स होता है वो क्या करता है वेंट्रिकल में क्या करता है कॉन्ट्रैक्शन कराता है, और क्या करता है जो हमारा इंक्रीज कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऑफ माइकार्डियल मसल, जिसके वजह से क्या होता है जो हमारा फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन होता है वो बढ़ जाता है। तो चलो देखते हैं आइनोट्रोपिक ड्रग्स दैट स्टिमुलेट्स ऑफ द हार्ट मसल को स्टिमुलेट करता है, जिसकी वजह से क्या होता है इंक्रीज द फोर्स जिसे हम फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन में बोल सकते हैं, एंड इफिशिएंसी ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन है, वेंट्रिकुलर के भी कॉन्ट्रैक्शन करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कार्डियल आउटपुट बढ़ता है और इंप्रूव टिश्यू परफ्यूजन भी बढ़ता है। तो देखते हैं कहाँ पे इस ड्रग्स को यूज करते हैं। एक तो सेप्टिक शॉक में यूज करते हैं, एक कार्डियल शॉक, सेप्टिक शॉक, और पोस्ट माइकार्डियल सर्जरी के बाद भी इस ड्रग्स को हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद कहाँ पे इस ड्रग्स को हम यूज नहीं करेंगे, ट्रैकिकार्डिया में यूज करेंगे, हाइपोटेंशन में यूज करेंगे, सेवर रेनल फेलियर में यूज नहीं करेंगे, सेवर रेनल फेलियर में मेलिडोन खास करके यूज नहीं करेंगे। उसके बाद एलर्जिक कंडीशंस या हाइपर सेंसिटिविटी कंडीशंस में यूज नहीं करेंगे। उसके बाद हम देखते हैं डोज, कुछ डोज के बारे में देख लेते हैं। दो ब्यूटामिन कितना 2 से 20 माइक्रोग्राम, किसमें आईबी में यूज करेंगे। मिलनिनॉन 0.25 से 0.75 माइक्रोग्राम, वो भी आईवी इन्फ्यूजन में यूज करेंगे। देखो इसमें ज्यादातर जो ड्रग्स हम यूज करेंगे वो इन्फ्यूजन में ही यूज करेंगे, दैट मींस सलाइन की कंडीशन में। उसके बाद आता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड, थर्ड आता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड। तो चलो कॉर्टिकोस्टेरॉइड को भी समझ लेते हैं। तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्या करता है एक्टिवेशन करता है बीटा एडिनर्जिक रिसेप्टर। तो बीटा एडिनर्जिक रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में, ठीक है। तो ये क्या करता है स्टिमुलेट करता है एडिनाइल साइक्लेज को, कहाँ पे माइकार्डियल मसल्स में। देखो एडिनाइल साइकिल जब इंक्रीज होगा तभी क्या होगा कैल्शियम होगा, कहाँ पे इन्फ्लक्स होगा इनसाइड द सेल, कैल्शियम का एंट्री होगा कहाँ पे सेल के अंदर। अगर हमें पता है कि कैल्शियम का एंट्री होगा सेल के अंदर, तो सेल वो क्या करेगा कैल्शियम कॉन्ट्रैक्शन का काम करता है। अगर कॉन्ट्रैक्शन का होगा तो कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ेगा किसका माइकार्डियल मसल्स का, और क्या होगा कार्डियल आउटपुट बढ़ेगा, जिसके वजह से क्या होगा जो हमारा ऑक्सीजन सप्लाई होगा वो भी क्या होगा बढ़ जाएगा। तो इस तरह से क्या कौन काम करता है हमारे कॉर्टिकोस्टेरॉइड। देखो दिस आर इफेक्ट द ड्यू टू द किसमें ऊपर काम करता है बीटा ऑन एडिनर्जिक रिसेप्टर, ठीक है। स्टिमुलेट द एडिनाइल साइक्लेज इनसाइड द कार्डियल मसल्स, कार्डियोटोनिक कार्डियल मसल्स में क्या करता है ये हमारा स्टिमुलेट करता है एडिनाइल साइकिल को, जिसके वजह से कहता है साइक्लिक जीएमपी, दैट मींस इनहांस द कैल्शियम इनफ्लक्स, जिसकी वजह से क्या होता है कैल्शियम का इनफ्लक्स बढ़ जाता है। फिर क्या होता है लीड टू स्टोरेज ऑफ द फास्टर हार्ट बीट, जिसकी वजह से क्या होता है हार्ट बीट भी फास्ट हो जाता है, हेल्पिंग टू हार्ट मीटिंग टू ऑक्सीजन एंड डिमांड ड्यूरिंग द स्ट्रेस और इमरजेंसी कंडीशन। और क्या करता है जब स्ट्रेस और इमरजेंसी कंडीशंस होता है उस टाइम डिमांड को पूरा करता है ऑक्सीजन का, ठीक है। कौन कॉर्टिकोस्टेरॉइड। उसके बाद देखते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड को हम कहाँ पे यूज करते हैं। एक तो सेप्टिक शॉक में यूज करते हैं और एडजस्टेंट ऑफ द एनाफाइलेक्टिक शॉक में यूज करते हैं। उसके बाद देखते हैं कॉन्ट्राइंडिकेटेड, कहाँ पे यूज नहीं करेंगे, हाइपर सेंसिटिविटी और एलर्जिक रिएक्शन में नहीं करेंगे, अनकंट्रोल डायबिटीज में नहीं करेंगे, और साइकेट्रिक इलनेस जो पागलपन की दवाई उसमें यूज नहीं करेंगे। उसका डोज देखते हैं। जो हाइड्रोकॉर्टिसोन होता है वो कितना यूज करते हैं 200 से 300 mg क्या करेंगे आईवी इन्फ्यूजन में यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है तुम्हारा कार्डियोग्लाइकोसाइड जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलो कार्डियोग्लाइकोसाइड का हम फार्माकोलॉजिकल एक्शन देख किस तरह से होता है। तो देखो ये क्या होता है, ये होता है हमारा सेल मेम्ब्रेन होता है, और ये जो पोर्शन होता है उसे हम बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, और ये अंदर का पोर्शन को बोलते हैं इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, दैट मींस सेल के अंदर, और इसको बोलते हैं सेल के बाहर। तो बेसिकली क्या होता है यहाँ पे दो टाइप का चैनल रहता है, दैट मींस एक्सचेंजर रहता है। एक तो होता है सोडियम पोटेशियम एक्सचेंजर, ठीक है, और दूसरा होता है कैल्शियम सोडियम एक्सचेंजर, ठीक है।
तो हमारा जो डिजिटाइलिस दैट मीन्स कार्डियक ग्लाइकोसाइड होता है वो क्या करता है, सोडियम पोटेशियम जो एक्सचेंजर होता है उसको क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है। तो हमें पता है कि जब सोडियम पोटेशियम क्या करेगा, सेल के अंदर जाएगा, वो क्या करता है, डायलेशन का काम करता है या रिलैक्सेशन का काम करता है। ठीक है, रिलैक्सेशन का काम करता है। ठीक है, तो मान के चलो यहाँ पे क्या होगा, जो पोटेशियम होगा उसका एंट्री को क्या कर दिया है, बंद कर दिया है। कौन, डिजिटाइलिस दैट मींस कार्डियक ग्लाइकोसाइड। तो पोटेशियम नहीं आएगा, तो पोटेशियम नहीं आएगा तो क्या होगा, हमारा डायलेशन भी नहीं होगा। और वहां पे क्या जा रहा है, देखो ये पे तो बंद नहीं हुआ, तो ये बंद नहीं होगा, तो कैल्शियम और पोटेशियम सॉरी कैल्शियम और सोडियम क्या होगा, इनसाइड द सेल में क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो कैल्शियम अगर इंक्रीज होगा तो क्या करेगा वो, MLC के मायोसिन लाइक चेन काइनेज को क्या करेगा, वो एक्टिव करेगा। वो एक्टिव करने की वजह से क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा। अगर वो कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा तो क्या होगा, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा और कार्डियल आउटपुट भी बढ़ेगा। और ये हो जाएगा तो क्या होगा, जो ऑक्सीजन सप्लाई था वो क्या होगा, वो भी बढ़ जाएगा। तो इस तरह से क्या करता है, हमारी कार्डियोग्लाइकोसाइड काम करता है। तो चलो देख लेते हैं, जो कार्डियोग्लाइकोसाइड होता है वो क्या करता है, इनहिबिट द सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप, जिसकी वजह से क्या होता है, इंक्रीज द इंट्रासेलुलर सोडियम, जिसकी वजह से क्या होता है, सोडियम का अमाउंट बढ़ जाता है कहां पे, सेल के अंदर। उसके बाद क्या होता है, इंक्रीज द इंट्रासेलुलर कैल्शियम वाया द डिक्रीज द सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर एक्टिविटी। देखो वहां पे क्या करेगा, सेल के अंदर सोडियम कैल्शियम अमाउंट भी बढ़ा देगा। और क्या करेगा, इंक्रीज द मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी, इसके वजह से क्या होगा, जो सोडियम सॉरी कैल्शियम जाएगा अंदर, तो कैल्शियम क्या करेगा, हमारा मायोकार्डियल को क्या करेगा, मायोकार्डियल दैट मींस हार्ट की मसल को क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्टिलिटी का काम कराएगा। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी होगा तो कार्डियल आउटपुट बढ़ेगा, कार्डियल आउटपुट बढ़ेगा तो जो ऑक्सीजन सप्लाई घट गया था वो बढ़ा देगा। उसके बाद देखते हैं इंडिकेशन कहाँ पे यूज करते हैं। ये ड्रग्स बेसिकली कार्डियोजेनिक शॉक में ही यूज होता है ओनली। ठीक है, और कहाँ कहाँ पे यूज नहीं करेंगे, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन दैट मींस वेंट्रिकल में क्या हो जाएगा, अरेदमिया हो जाएगा। उसके बाद सेरेब्रल ब्रेडिकार्डिया में नहीं यूज नहीं करेंगे। और एलर्जी टू डिजॉक्सिन, जगह पता है कि डिजॉक्सिन में एलर्जी होता है, हम क्यों यूज करेंगे, उस टाइम ये यूज करेंगे। उसके बाद आता है इसको कितने अमाउंट ऑफ द यूज करते हैं, 0.25 से 1 mg हम इसको यूज करेंगे। तो आई होप जितने भी सारी डाउट्स था तुम्हारे शॉक के रिलेटेड वो सारे खत्म हो गया होगा और ये वीडियो तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी डाउट है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है, 7908708374। कोई भी इंक्वायरी हो व्हाट्सएप पे मैसेज करना। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।